अच्छा, एक सवाल है। भारत में ब्रिटिश राज की असली शुरुआत कब और कहां से हुई? हो सकता है इसका जवाब वो ना हो जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। हाँ, एक लड़ाई का नाम तो सबको पता है, लेकिन असल कहानी, असली टर्निंग पॉइंट वो अक्सर कहीं और छिपा होता है। बिल्कुल। एक जंग तो बहुत मशहूर है जिसके बारे में सबने सुना है, पर एक और लड़ाई हुई थी जिसके नतीजों ने, सच पूछिए तो, हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल कर रख दी। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक फुटहोल्ड मतलब पैर जमाने की जगह तो दे दी, लेकिन जो बक्सर की लड़ाई थी ना 1764 में, उसने कंपनी को भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। तो प्लासी के बाद आखिर हुआ क्या था? देखिए, अंग्रेजों की मौजूदगी तो थी, पर उनकी पकड़ जिसे कहते हैं ना, वो अभी कच्ची थी। वो अभी तक असली बॉस नहीं बने थे। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। और ये देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला। 1757 में प्लासी हुई, जिसने अंग्रेजों को एक छोटी सी बढ़त दी। फिर तनाव बढ़ता गया और 1764 में बक्सर की लड़ाई हो गई। और उसके ठीक अगले साल 1765 में इलाहाबाद की संधि ने एक बिल्कुल नए पॉलिटिकल सिस्टम को जन्म दे दिया। मतलब सिर्फ 7 साल में गेम पूरी तरह से पलट गया। तो सवाल यह है कि 22 अक्टूबर 1764 को ऐसा क्या हो गया? चलिए सीधे चलते हैं बक्सर के मैदान में और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक दिन की लड़ाई ने आने वाले लगभग 200 सालों के लिए भारत का इतिहास तय कर दिया। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई किसके बीच थी। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे लीड कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ कोई एक राजा नहीं था। दूसरी तरफ थीं 3 बड़ी ताकतें एक साथ, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तो और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। सोचिए कितना मजबूत गठबंधन था ये। और हुआ क्या? अंग्रेजों की एक जबरदस्त एक तरफा जीत हुई। और देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था। जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने सरेंडर कर दिया, तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल था, एक शॉक था। मैदान में तो जंग जीत ली गई थी, पर असली खेल अब शुरू होने वाला था। अब बारी थी इस मिलिट्री विक्ट्री को पॉलिटिकल पावर में बदलने की, और ये हुआ संधियों के जरिए। और वो थी इलाहाबाद की संधि, जो 16 अगस्त 1765 को साइन हुई। क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय सब मौजूद थे। और ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये वो डॉक्यूमेंट था जिसने हिंदुस्तान में पावर का पूरा खेल ही बदल दिया। अब इस संधि की सबसे बड़ी बात क्या थी? वो था दीवानी का अधिकार। अब ये दीवानी क्या चीज है? इसका सीधा सा मतलब है बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे अमीर इलाकों का पूरा रेवेन्यू यानी टैक्स इकट्ठा करने का हक। ये हक अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। मतलब पैसा अब सीधे कंपनी की तिजोरी में जाने वाला। और इसके बदले में मुगल बादशाह को क्या मिला? सिर्फ 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन। जरा सोचिए, इतने बड़े और अमीर इलाके का पूरा रेवेन्यू सिर्फ 26 लाख रुपए सालाना के बदले में दे दिया गया। और भी शर्तें थीं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया लड़ाई के खर्चे के तौर पर। गाजीपुर और आसपास के इलाके कंपनी को मिल गए। कड़ा और इलाहाबाद के जिले भी अंग्रेजों के पास चले गए। और तो और कंपनी को अवध में फ्री ट्रेड करने का भी हक मिल गया। मतलब चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ कंपनी का फायदा। और इसी के साथ एक बहुत ही अजीब सिस्टम की शुरुआत हुई। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारी पावर तो थी, पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास सारी पावर थी, आर्मी, पैसा, रेवेन्यू, सब कुछ। और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब, जिसके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की वो नवाब की थी। मतलब पावर किसी और के पास और जिम्मेदारी किसी और की। और खेल देखिए, कंपनी को अब डिप्टी सूबेदार को नॉमिनेट करने का भी अधिकार मिल गया था। ये डिप्टी सूबेदार ही नवाब के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था। मतलब पर्दे के पीछे से असली लगाम तो कंपनी के ही हाथ में थी। पूरी तरह कंट्रोल, लेकिन जीरो जिम्मेदारी। बक्सर की लड़ाई ने एक और काम किया। इसने उस वक्त की जो भारतीय ताकतें थीं, उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री कमजोरियों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ये दिखा दिया कि मुगल साम्राज्य अब अंदर से कितना खोखला हो चुका है। ये कोटेशन इस लड़ाई के असर को एक लाइन में बता देता है। बक्सर की लड़ाई निर्णायक साबित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल में ब्रिटिश संप्रभुता की स्थापना हुई। मतलब साफ था, यह सिर्फ एक जीत हार का मामला नहीं था, ये एक कंप्लीट पावर ट्रांसफर था। बंगाल पर अब ब्रिटिश हुकूमत थी।
तो बस यही वो पॉइंट था जब एक ट्रेडिंग कंपनी एक सॉवरन पावर बन गई। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, अब वो शासक बन चुकी थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे एक आर्थिक संस्था, एक ट्रेडिंग कंपनी एक रूलिंग पावर में बदल जाती है। कैसे एक कंपनी जिसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो, वो राज करने लगती है। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आज भी उतना ही अहम है।